प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार, जोहार। हम झारखंड के निवासी, इसलिए हमने जोहार शब्द का प्रयोग किया, जो हमारे लिए अभिवादन का एक सर्वप्रथम शब्द के रूप में हमारे झारखंड में जाना जाता है। आज हम क्लास 10 की जिस चैप्टर को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, उस चैप्टर का नाम है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पार्ट 2। प्रथम भाग की चर्चा हम अपने पिछले वीडियो में कर चुके हैं और आज एक नए थीम से, एक नए रूप में इस चैप्टर को खत्म करने के लिए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं उनको ज्ञानवर्धक महत्वपूर्ण चीजों की बता सकूं, उनके सामने रख सकूं, ताकि आने वाली बोर्ड एग्जाम में महत्वपूर्ण होंगे और वो इसकी अध्ययन कर निश्चित रूप से वो लाभान्वित होंगे। तो लेट अस स्टार्ट आवर चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पार्ट 2। सर्वप्रथम हम यह देखें कि पार्ट 1 में, यानी चैप्टर का जो नाम है, जिसको हिंदी में कहेंगे औद्योगिकरण का युग। औद्योगिकरण का युग। और इस चैप्टर के प्रथम भाग में हमने देखा था कि किस प्रकार औद्योगिक क्रांति हुई, यानी हमने इसको डिफाइन किया कि औद्योगिक क्रांति क्या है, औद्योगिकरण युग क्या है, औद्योगिकरण युग से पहले के युग को क्या कहा जाता था। इसके साथ ही औद्योगिकरण के बारे में विस्तृत चर्चा करते हुए हमने ये जाना कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहां से हुई। इसके बारे में हमने डिटेल चर्चा की कि औद्योगिक क्रांति ब्रिटेन से शुरू हुई। हमने इनके कारणों को देखा कि औद्योगिक क्रांति पूरे विश्व में ब्रिटेन से ही क्यों शुरू हुई। इन कारणों की चर्चा करते हुए हमने ज्ञान विज्ञान के साथ आगे बढ़ते हुए उद्योग के विकास को देखा। वहां पर एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सूती वस्त्र उद्योग के रूप में स्पेनिंग जेनी नामक एक नए संयंत्र यंत्र का आविष्कार हुआ, जिसने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। हमने ये भी देखा कि शुरुआती दौर में इस उद्योग धंधों का, इस औद्योगिक क्रांति का बड़े पैमाने पर विरोध भी हुआ, जिसमें ब्रिटेन की महिला कामगारों ने वहां पर स्पेनिंग जेनी मशीनों पर हमले किए। तदुपरांत हमने पिछले अपने वीडियो में यह भी देखा कि किस प्रकार नए नए आविष्कार हुए और उन आविष्कार के आविष्कारक कौन थे, जिसमें सेफ्टी लैम्प, वास्प इंजन, रेल इंजन इत्यादि चीजों को हमने गौर किया और इत्यादि चीजों को हमने देखा। आज चूंकि हम ये बात कर रहे हैं, तो आज इस कड़ी के रूप में हम अपने नए सिरे से जोड़ते हुए चलिए इस वीडियो में हम आगे की ओर बढ़े। हमने देखा कि औद्योगिक क्रांति सूती वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ। सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन इंडस्ट्री, बी क्लियर, कॉटन इंडस्ट्री से पूरे विश्व में औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। और इस औद्योगिक क्रांति के रूप में बहुत सारे ऐसे टर्म आए, जैसे हम लोग को मालूम है, अपने छोटे शब्दों में हम एक बात करें तो एक सूती वस्त्र उद्योग, यानी एक सूती वस्त्र की फैक्ट्री में उस समय ब्रिटेन में कई लोगों को काम मिला और कई लोग अलग अलग प्रकार के काम करने में महारत थे और उनको अलग अलग नामों से जाना गया। जैसे प्यारे बच्चों, अगर घर कोई बनाता है तो हम चर्चा करते हैं, बराबर कहते हैं कि लेबर जो लगे, यानी आमतौर पर हम स्किल लेबर की जब बात करते हैं तो हम अपनी बोलचाल की भाषा में मिस्त्री शब्द का यूज करते हैं, जहां बहुत सारे चीज होते हैं। एक मिस्त्री के साथ एक हेल्पर, उसके साथ कई प्रकार की चीजों से लोग जुड़े होते हैं और हर लोगों का काम अलग अलग होता है और जो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। आइए हम यहां पर अब जाने कि ब्रिटेन में उस समय सूती वस्त्र उद्योग में जो लोग काम कर रहे थे, उनको किन किन नामों से जाना जाता। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जिनकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारे नेम्स जो हैं, ये टर्मिनोलॉजी जो हैं, ये जो उनका जो डेजिनेशन है, जो पद है इस नाम का, उनको क्या कहा जाता था, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और हमें इसे याद रखना है। तो वन बाय वन इस नाम्स को हम जाने, जिसमें चार प्रमुख नाम्स के रूप में अगर हम देखेंगे तो
स्टेपलर, फूलर, कार्डिंग और फ्लाई शटल, इनका नाम आता है। अब क्वेश्चन बनता है, प्यारे बच्चों, आपके सामने कॉपी और पेन जरूर होनी चाहिए वीडियो के साथ, ताकि मैं जो बात बोलूं उसमें जो इंपॉर्टेंस है उसको आप लिखें। हालांकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के जो भी कंटेंट है उसके आंसर, उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को पीडीएफ के रूप में आपको दूंगा, जिसके जो आपके लिए लाभकारी होगा। चलिए आगे चर्चा करते हैं। हमने कहा कि 4 महत्वपूर्ण स्टेपलर, फूलर, कार्डिंग और फ्लाई शटल। तो पहले स्टेपलर। स्टेपलर किसे कहते हैं? कौन थे स्टेपलर? किन व्यक्तियों को स्टेपलर कहा जाता था? अब इसकी चर्चा कर ले पहले हम। स्टेपलर ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से, रेशा ऊन की रेशा की हम बात कर रहे हैं, यानी कॉटन में जो कॉटन ऊन, सभी ने ऊन देखा है, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं बच्चों, कि ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है या छाटता है, यानी ऊन को कौन छोटा है, कौन बड़ा है, जो रुई, जो कॉटन आया, कौन अच्छा है, उसको छाट कर अलग अलग रूप में रखने वाले व्यक्ति को स्टेपलर कहते थे। ठीक है ना? जैसे एक कॉमन टर्म्स में हम कहते हैं, स्टेपलर सभी ने सुना होगा, देखा होगा कि 4-5 पेज को हम एक साथ पिनअप करते हैं, यानी स्टेपल करते हैं, स्टेपलर करते हैं, एक जगह पर रखते हैं। और सेम काम जब इंडस्ट्री में कॉटन आता था सूती वस्त्र उद्योग के लिए, तो उसको छाट कर अलग अलग रखने वाले व्यक्ति को स्टेपलर के नाम से जाना जाता था। बी क्लियर? स्टेपलर ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता है, यानी छाटता है, उसको कहते थे स्टेपलर। बी क्लियर? आता है, इस स्टेपलर को आप नहीं भूलेंगे। चलिए अब सेकंड चीजों की हम चर्चा करें। सेकंड जो नाम है हमारे पास वो है फूलर। क्या है फूलर? स्टेपलर को आपने लिख लिया होगा, समझ लिया होगा। अब फूलर की चर्चा करते हैं। ये कौन सा व्यक्ति है? सारी चीजों की हम बात कर रहे हैं सूती वस्त्र उद्योग में काम करने वाले व्यक्ति के बारे में। उन व्यक्तियों को जो वो काम करते थे, उनका डेजिग्नेशन क्या था, उनका पद क्या था, उनको किन नामों से जाना जाता था। बी क्लियर बच्चों? तो फूलर। अब फूलर के किसको कहते थे? ऐसा व्यक्ति जो चुनटों के सहारे फूल काटता है, यानी चुनटों के सहारे कपड़ों को समेटता है, उनको कहा जाता था फूलर। यानी जब कपड़े कुछ बन जाते थे तो उनको उन पर फूल काटने का, डिजाइन करने का, और उनको डिजाइन चूंकि वो खराब ना हो, वो उसको चिंटों के सहारे पकड़ के, धीरे से कोना से पकड़ के एक जगह से दूसरी जगह रखने का जो काम करता था उसको कहते थे फूलर। ठीक है ना? फूलर ऐसा व्यक्ति जो फूल काटता है। फूल काटने का मतलब उस पर फूल बनाता हो, उस पर डिजाइन करता हो, और जो चुनटों के सहारे कपड़ों को समेटता है, अलग अलग करके रखता है कपड़ों को। पहला रुआ समेटते थे, रुआ को अलग करते थे, ये क्या कर रहा है? कपड़ों को समेट रहा है। इस व्यक्ति को क्या कहेंगे? फूलर। अब तीसरा कार्डिंग। कार्डिंग क्या है? सूती वस्त्र उद्योग में वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता था, उसको कार्डिंग कहा जाता था। कार्डिंग क्या है? एक टर्मिनोलॉजी है, इसमें व्यक्ति नहीं है, यह प्रक्रिया है। याद रखेंगे, एग्जाम के दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है, और सूती वस्त्र उद्योग में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है बच्चों। कार्डिंग वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता था, उनको कहा जाता था कार्डिंग। ठीक है? बी क्लियर? कार्डिंग किसको कहा जाता था? प्रक्रिया है जिसमें कपास यानी मशीन से जब रेशों को कताई करके, छाट छाट के, कताई करने का मतलब उनको छाट छाट के धूना। हमने अधिकांश देखा है, रजाई जब हमारे यहाँ बनता है, गद्दा जब तैयार होता है, तो रुई को धुना जाता है। ये मशीन से रुई को धुने की प्रक्रिया है, और उसी प्रक्रिया को कार्डिंग कहा जाता था। अब फोर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्लाई शटल। ये फ्लाई शटल क्या है? रस्सियों या पुलियों के जरिए चलने वाला
एक यांत्रिक औजार जिसकी बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। समझ में आपको शायद नहीं आ रही होगी, नहीं समझ में आ रही है, फिर से मैं क्लियर करता हूं। आपने जब कटाई को देखा होगा, रुआ धुनने वाले जब कटाई करते हैं तो उसमें एक रस्सी लगी रहती है और उसको पकड़ के वो खींचते हैं, जिससे रुआ अलग अलग होता है। वो छोटा छोटा टुकड़ा टुकड़ा में वो बंटता है, उनको अलग, उनके बीज जो है अलग निकाले जाते हैं। तो रस्सियों या पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार, इसमें तो आदमी हाथ से करता है, हम घर में देखे हुए हैं। लेकिन एक रस्सियों या पुलियों, यानी रस्सी होगा, पुली होगा, उस औजार में मोटर लगा होगा, और उसको जब उस औजार को, यांत्रिक औजार है जिससे रुआ की धुनाई होगी, वो आगे पीछे होगा, उसको क्या कहते हैं? फ्लाई सेटर। चलिए बच्चों, 4 चीजों के बारे में अभी हमने अध्ययन किया। किस चीज के बारे में अध्ययन किया? पहला स्टेपलर, दूसरा फुलर। स्टेपलर और फुलर क्या है? ये पद है, उन व्यक्ति को कहा जाता था। दूसरा प्रक्रिया, यानी उसमें जिस प्रक्रिया से मशीन गुजरता था उसमें 2 नाम, कार्डिंग और फ्लाई सेटर। तो आशा है ये आपको याद हो। अब शुरुआत के दौर में जब यहां पर ये बना, यहां पर शुरुआती दौर में जब ये तैयार होने लगा, तो तैयार होने के बाद धीरे धीरे ऐसा नहीं था। सभी जगह इंडस्ट्री आने से पहले, औद्योगिक क्रांति होने से पहले, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने से पहले भी कपड़े बनते थे। रिमेंबर इट, उसके पहले भी कपड़े बनते थे। और औद्योगिकरण के पूर्व इंग्लैंड में गांवों में, कस्बों में, अलग अलग जगह कपड़े बनते थे, वस्त्रों की रंगाई होती थी, और रंगाई के साथ रंगा हुआ वस्त्र चारों तरफ से लंदन पहुंचता था। यानी ब्रिटेन के हर एक गांव, हर कस्बों में जो कपड़ा बनता था, वो सारा कपड़ा लंदन पहुंचता था। और लंदन में डिजाइनर बैठे हुए थे जो डिजाइन करते थे, उनको अंतिम रूप देते थे, उनको लास्ट, उनको स्वरूप देते थे, और वहां के बाद फाइनल हो जाता था कि ये कपड़ा का यही रूप होगा और ये कपड़ा अब इस रूप में बिकेगा, इसकी डिजाइन पूरी हो चुकी है। ठीक है ना? इसीलिए बेटा लंदन को उस समय फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा शॉर्ट आंसर टाइप में, और हमेशा क्वेश्चन होगा, व्हाई डिड लंदन कॉल एज ए फिनिशिंग सेंटर? लंदन को फिनिशिंग सेंटर के नाम से क्यों जाना जाता? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि व्हाई डिड लंदन कॉल एज ए फिनिशिंग सेंटर? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा कि औद्योगिकरण से पूर्व, औद्योगिकरण के पश्चात ब्रिटेन के गांव और कस्बों में कपड़े तैयार होते थे, वहां उनकी रंगाई होती थी, और सारे कपड़े तैयार होने के बाद उनको अंतिम रूप कपड़े कहां आते थे? लंदन आते थे। ब्रिटेन, सारे कपड़े गांव कस्बों से ब्रिटेन की राजधानी, आज की डेट में कह लीजिए ब्रिटेन के सबसे महत्वपूर्ण शहर का नाम लंदन, वहां पर आता था, और वही लास्ट रूप वहां के डिजाइनर देते थे। यहां के बाद ये फाइनल हो जाता था कि अब ये जो कपड़े हैं अब ये मार्केट में जाएंगे। ठीक है ना? तो कपड़ों को अंतिम रूप प्रदान कहां किया जाता था? ब्रिटेन के महत्वपूर्ण शहर लंदन में। इसीलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के नाम से जाना जाता था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसको आप याद रखेंगे। चलिए, अब इसके बाद बेटा हमने कहा कि धीरे धीरे बहुत सारे उद्योग ब्रिटेन में हुए। ब्रिटेन में बहुत सारे उद्योग की जन्य, सूती वस्त्र के साथ बहुत सारे उद्योग धीरे धीरे फैले। उद्योगों में बहुत सारे लोगों को काम भी मिला, लेकिन इन कामों के साथ ब्रिटेन में दूसरे परिणाम भी देखने को मिले। यानी गांव के जो किसान थे अब वो शहर में चले गए, शहर के मजदूर बन गए। गांव में जो उनको फैसिलिटी मिलती थी अब शहर में वो फैसिलिटी मिलनी बंद हो गई। गांव में जो उनको रोजी रोटी के लिए तो गए, लेकिन गांव में सामाजिक विभाजन हुआ। उनका जो यहाँ पर जो सामाजिक फैमिली था, जो लंबा चौड़ा था, वहां जाके छोटा हो गया। गांव में जाने के बाद, शहर में जाने के बाद उनकी कुछ तरक्की हुई। शहर में जाने के बाद अलग अलग रूपों में, या आर्थिक रूप में कहे, सामाजिक रूप में कहे, राजनीतिक रूप में कहे, ये मजदूर बन भाग लेने लगे और उनका इस रूप में विकास हुआ।
लेकिन दूसरी तरफ अगर हम हानि की बात करें तो शहर में जाके ये अपने गांव कस्बों को छोड़कर आए थे और वहां जाके झुग्गी झोपड़ी में रहने लगे। गंदगी मिली इनको, महामारी मिली इनको, मजदूरों का संघर्ष हुआ ब्रिटिश में, और चर्चिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में एक महत्वपूर्ण आंदोलन के रूप में जाना जाता है, जो ब्रिटेन के मजदूरों ने किया था। ये ब्रिटेन के मजदूरों ने चर्चिस्ट आंदोलन किया। क्यों चर्चिस्ट आंदोलन ब्रिटेन के मजदूरों ने किया? अपने हक के लिए, यानी मजदूरों की आवाज, मजदूरों का नेता, उनको राजनीति में भाग लेना, और वहां से नेता के रूप में वो तैयार हुए। तो यानी औद्योगिक क्रांति ने के परिणाम ब्रिटेन में जहां अच्छे देखने को मिले, वहीं कुछ बुरे परिणाम भी देखने को हमें मिले। अब यहां तो हम ब्रिटेन की बात कर लिए कि ब्रिटेन में उद्योग धंधे हुए, किस उद्योग धंधे से शुरू हुए और ब्रिटेन में कैसा उद्योग धंधा रहा। लेकिन इसके साथ अब जरा हम कुछ अपने भारत की चर्चा करते हैं कि औद्योगिक क्रांति का भारत में किस रूप में प्रभाव पड़ा, औद्योगिक क्रांति भारत में कैसे आई, औद्योगिक क्रांति भारत में किस उद्योग से शुरू हुई, औद्योगिक क्रांति के बाद भारत के लोगों का जनजीवन कैसा रहा, उनके जीवन स्तर में क्या परिवर्तन हुआ। इन सारी चीजों की चर्चा अब शुरू करते हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमने बात किया कि 1730 के दशक में ब्रिटेन से औद्योगिक क्रांति, औद्योगिकरण का युग, इंडस्ट्रियलाइजेशन एरा जिसको कहते हैं, वो शुरू तो हो गया। लेकिन भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत कैसे हुई? हमको मालूम है कि जिस समय की हम चर्चा कर रहे हैं उस समय भारत गुलाम था। भारत किसका गुलाम था, किसका उपनिवेश था, किसका कॉलोनी था, भारत में किसका इंपीरियलिज्म था, किस रूप में भारत हम गुलाम थे? हम ब्रिटेन के गुलाम थे, जिनको आप अंग्रेज कहते हैं, जिनको आप ब्रिटिश कहते हैं, जिनको आप उस समय के व्यापारिक ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से आप जानते हैं। इन चीजों की चर्चा हम अपने इतिहास के दूसरे चैप्टर में देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं और उसका अध्ययन कर चुके हैं, जहां पर भारत से संबंधित बातों की चर्चा ब्रिटेन और गांधी युग में इन सारी चीजों की विस्तृत रूप से चर्चा की गई थी। अब भारत में औद्योगिकरण, ये औद्योगिकरण किस रूप में हुआ, और भारत में औद्योगिकरण सेम उसी प्रकार जिस प्रकार ब्रिटेन में शुरू हुआ। भारत में औद्योगिकरण शुरू करने वाले कौन थे? ब्रिटेन के ही थे, लोग थे, ब्रिटिश ही थे, अंग्रेज ही थे, ईस्ट इंडिया कंपनी से ही शुरुआत हुआ, ये क्लियर रखना है। और भारत में भी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती वस्त्र उद्योग से, यानी बिल्कुल कॉमन है। एक चीज कॉमन है कि जहां पूरे विश्व में ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, और वो औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से हुई? सूती वस्त्र उद्योग से। वहीं ब्रिटेन में भी औद्योगिक क्रांति की सूती वस्त्र उद्योग, तो भारत में भी औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सूती वस्त्र उद्योग से शुरू हुई। और इसका महत्वपूर्ण एक बड़े उद्योग के रूप में देखने को मिला 1854 ईस्वी में ब्रिटिश ने बॉम्बे में आधुनिक सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई। डावर कावर्स जी जो पारसी थे उनके द्वारा, यानी डावर जिनका नाम आज फैक्ट्री आप सुने होंगे, उनके द्वारा की गई थी एक महत्वपूर्ण फैक्ट्री की स्थापना। हालांकि उससे पहले भी सूती वस्त्र अंग्रेजों द्वारा मद्रास में और अन्य जगहों पर इसकी स्थापना की जा चुकी थी। जूट की मिल स्थापना हो चुकी थी, बंगाल में वो थे, ये सारी मिलों की स्थापना हो चुकी थी। अब भारत में औद्योगिकरण की शुरुआत तो हो गई, ब्रिटिश द्वारा मजदूर रखा जाने लगा, उद्योग शुरू हुई। भारत में पारसी समुदाय के जो लोग थे उन्होंने भी कई उद्योग की शुरुआत की, जिस रूप में जान सकते हैं। महत्वपूर्ण नाम आता है जमशेदजी टाटा का। प्यारे बच्चों, सभी ने टाटा का नाम सुना होगा। टाटा, हम झारखंड के बच्चे तो स्पेशली इसे जानते हैं, एक इंडस्ट्रियल हब के रूप में हम इसे जानते हैं। टाटा यानी जमशेदपुर, और जमशेदपुर को टाटा इसलिए कहते हैं कि जमशेदपुर को बसाने वाले जमशेदजी टाटा, और उन्होंने ही 1907 ईस्वी में सर्वप्रथम टाटा स्टील फैक्ट्री की स्थापना की थी, जो आज एक बड़ा उद्योग के रूप में, संयंत्र के रूप में, टाटा एक ब्रांच के रूप में, एक ग्रुप के रूप में जाना जाता है। और टाटा को आज सभी लोग, चाहे वर्ल्ड के लोग, सभी जानते हैं। आज मार्केट में टाटा की गाड़ियां भी हैं, टाटा स्टील भी है, टाटा बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। लेकिन इसकी शुरुआत 1907 ईस्वी में हुई थी, जिसकी शुरुआत जमशेदजी टाटा ने की थी। और ये स्वर्ण रेखा नदी, खरखई रेखा नदी, स्वर्ण खरखई रेखा के संगम पर ये बसा हुआ जमशेदपुर है, जिसको हमको रिमेंबर रखना है, याद रखना है।
अब चलिए बच्चों, भारत में जिस प्रकार ब्रिटेन में औद्योगिकरण के पश्चात बहुत सारे प्रभाव को देखने को मिले, तो आपसे ये भी क्वेश्चन यहां पर भी पूछा जाएगा कि भारत में औद्योगिकरण के क्या प्रभाव हुए। पूछा जाएगा, क्वेश्चन आएंगे कि राइट द इंपैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन इंडिया, कि क्या इंपैक्ट हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। उद्योग धंधे शुरू तो हो गए, सूती बस्ती उद्योग से आ गए, कई उद्योग धंधों के ब्रिटिश ने स्थापना कर दी भारत में, भारत के लोगों को काम मिलने लगा, लेकिन उसके प्रभाव क्या क्या हुए, जरा उन चीजों की हम चर्चा कर लेते हैं। प्रभाव के रूप में पहला, उद्योगों का विकास, इसे आप लिखते जाएंगे। प्रभाव के रूप में पहला, उद्योगों का विकास। दूसरा, नगरीकरण को बढ़ावा। तीसरा, कुटीर उद्योग की अवनति, यानी जो टोकरी बनते थे, हाथ से जो काम होते थे, धीरे धीरे उनका पतन होने लगा, वो धीरे धीरे वो कम होने लगे। कुटीर उद्योग के जो कारीगर थे, अब वो धीरे धीरे वो जो परिणत होने लगे, वो फैक्ट्रियों में काम करने के लिए वो मजदूर की तरह काम करने लगे। कृषि एवं उद्योग धंधों का संतुलन नष्ट होना, यानी धीरे धीरे जो किसान थे, अब वो फिर कहां चले गए, मजदूर बन गए। सामाजिक विभाजन, जो हमने ब्रिटेन में भी बात की थी, यहां से लोग जो संयुक्त परिवार में गांवों में रहते थे, वहां जाके न्यूक्लियर फैमिली में हो गए, यानी एकल में पति पत्नी और बच्चे, इस रूप में सामाजिक परिकल्पना की जाने लगी। स्लम पद्धति का उदय, यानी बॉम्बे झुग्गी झोपड़ियों का उदय आज भी मिलता है बच्चों। तो झुग्गी झोपड़ी जो है, जहां पर स्लम पद्धति का उदय हुआ, यहां से लोग गए, उनके पास रहने को घर नहीं था और एक स्लम पद्धति शुरू हो गई, वो झोपड़ी नुमा घर बनाकर रहने लगे। श्रमिक एवं श्रमिक आंदोलन, हमारे यहाँ भी बहुत सारे मजदूरों ने अपना आंदोलन किया, बहुत सारे मजदूरों ने अपना एक ग्रुप बनाया, एक वर्ग संघर्ष किया, किस रूप में, मजदूरों के रूप में किया, और उसके लिए एक यूनियन, एक संघ बनाया। तो यानी जो काम, जो प्रभाव इंडस्ट्रियलाइजेशन का, जो प्रभाव ब्रिटेन में हुआ, वही प्रभाव भारत में हुआ। इसका मतलब है कि राइट द इंपैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन इंडिया, आइदर ब्रिटेन, वॉट एवर। अगर आपसे बेटा या इंडिया के बारे में पूछा जाए लिखने के लिए कहे, या ब्रिटेन के बारे में लिखने के लिए कहे कि औद्योगिकरण का क्या प्रभाव पड़ा, तो आंसर लगभग लगभग प्रभाव जो है दोनों का सेम ही है। यानी एक को हम पढ़ेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक है हमारा याद हो जाएगा, दूसरा को हम एग्जाम में उस पॉइंट सारों को पुटअप कर सकते हैं और कहीं हमको रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर। अब बेटा, अब हम यहां से बात करेंगे कि शुरुआती दौर में ब्रिटेन ने तो औद्योगिक क्रांति कर दी भारत में, भारत में उद्योग धंधे खुल गए, लेकिन उस उद्योग धंधों को खोलने के लिए भारत के लोगों के पास काम में लाने के लिए, लोगों को वो कुटीर उद्योग से छोड़ के मॉडर्न उद्योग, आधुनिक उद्योग में जोड़ने का जो सिलसिला हुआ, वो सिलसिला कैसे शुरू हुआ, इसके लिए ब्रिटिश ने दो लोगों को नियुक्त किया। अब आप पूछिएगा वो दो लोग कौन थे। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि औद्योगिक क्रांति के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण, अगर हम एक बात करें, तो कुशल कारीगर का होना और कच्चा माल, ये दो चीज। तो ब्रिटेन ने जब उद्योग धंधे खोले यहां पर, तो दो चीजों की उनको जरूरत हुई, कुशल कारीगर और कच्चा माल। अब कुशल कारीगर कहां से आए और साथ में कच्चा माल भी कैसे प्राप्त हो जाए, हम सूती वस्त्र का एग्जाम्पल लेके एक बात करेंगे। पहला, तो इसके लिए उद्योग धंधों में एक दो लोगों को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नियुक्त किया, यानी ब्रिटेन की सरकार ने, उस समय की ईस्ट इंडिया कंपनी ने। वो दो लोग कौन थे, एक का नाम है गुमास्ता और दूसरा का नाम है जापर। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, रिमेंबर इट, ऑलवेज रिमेंबर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गुमास्ता और जापर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड्स एग्जाम में। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है प्यारे बच्चों कि इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन न पूछा गया, इसलिए इसको रिमेंबर रखना है और इसको बड़ी अच्छी तरीके हमें समझना है। आपसे पूछा जाएगा कि गुमास्ता कौन थे, गुमास्ता से आप क्या समझते हैं, पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं बेटा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों पर, यानी भारतीय बुनकरों मतलब
बुनकर का सबको ही मालूम है ना, कपड़े बनाने वाले वो जो कुशल कारीगर जो हमारे थे, वो जो बारीकी से डिजाइन बनाते थे, उनको बुनकर कहा जाता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने के लिए व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करने की कोशिश की, जिसके तहत कंपनी ने एक वेतनभोगी कर्मचारी की नियुक्ति की, जिसको गुमास्ता। ये गुमास्ता इनका क्या कार्य था? बुनकरों पर नियंत्रण रखना, उनसे कपड़ा इकट्ठा करना और बुने गए वस्त्रों की गुणवत्ता जांच करना। आसान शब्दों में बेटा हम समझे कि गुमास्ता क्या है। गुमास्ता ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त एक विश्वस्त उनका एक कर्मचारी था, वेतनभोगी, यानी जिस व्यक्ति को ब्रिटिश सरकार नियुक्त करते थे कि वो जाकर गांव में बुनकरों को अग्रिम पेशी दे कि वो हमारे लिए ही कपास तैयार करेंगे, हमारे लिए ही डिजाइन तैयार करेंगे, और उन डिजाइनों को उनको अग्रिम रकम दी जाती थी। अग्रिम रकम का मतलब है, ये जो गुमास्ते होते थे, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा व्यक्ति जो नियुक्त होते थे, उनको ब्रिटिश सरकार पैसे देती थी, उन पैसों को लेकर वो भारतीय बुनकरों को देते थे कि आपको जो कपड़े आपके जो बनेंगे, आपके जो कॉटन जो आप चुनेंगे, जो लाएंगे, वो कहां जाके जमा करेंगे? तो ब्रिटिश सरकार यानी ईस्ट इंडिया कंपनी, उस समय की ईस्ट इंडिया कंपनी को ही आपको देना होगा, और उसके बदले में आपको जो रकम मिलेगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी देगी। लेकिन आप दूसरे कहीं जगह वो बेच नहीं सकते हैं, दूसरे किसी के लिए वो काम नहीं कर सकते हैं, उनसे एक एग्रीमेंट करा ले जाए, और ये एग्रीमेंट कराने वाला व्यक्ति ही गुमास्ता था। यानी गुमास्ता ब्रिटिश सरकार का एक वेतनभोगी कर्मचारी था, जिसका कार्य था बुनकरों पर नियंत्रण रखना। यानी बुनकर इधर उधर नहीं जाएंगे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अपना सारा माल देंगे। बुनकरों पर नियंत्रण रखना, उनको उस काम के लिए अग्रिम राशि देना, उसके साथ बुने गए वस्त्रों की गुणवत्ता जांच करना। यानी जो वस्त्र उन्होंने बनाए हैं, जो वस्त्र दिए हैं, जो कॉटन, उनकी गुणवत्ता अच्छी है कि नहीं है। इस व्यक्ति का क्या कहा जाता था? इस व्यक्ति को गुमास्ता कहते थे। एकदम क्लियर रखना बेटा कि गुमास्ता ब्रिटिश सरकार का वेतनभोगी कर्मचारी था, जिसका कार्य क्या था? जिसका कार्य था ब्रिटिश सरकार के लिए बुनकरों पर नियंत्रण रखना, बुनकरों को अग्रिम पेशी देना, उनको इस कार्य के लिए करना कि आपको ब्रिटिश सरकार को ही अपने सामान बेचने हैं, वस्त्र बेचना है, उसके लिए कपास का कार्य उन्हीं ब्रिटिश सरकार यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए करना है, और बुने गए वस्त्र को उनकी गुणवत्ता जांच करने का काम। आशा है ये क्लियर हो गया कि गुमास्ता ब्रिटिश सरकार का वेतनभोगी कर्मचारी था, जिसका काम बुनकरों पर नियंत्रण प्रत्यक्ष रूप से रखना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कह लीजिए, उनसे कपड़ा इकट्ठा करना, और इकट्ठा किए हुए कपड़ों का क्या करना है? उनकी गुणवत्ता जांच करना। यानी जो गांव में पहले जो दलाल जो होते थे, जो अलग अलग होते थे, दलाल कहने का मतलब जो अलग अलग ब्रोकर ब्रोकर जो अलग अलग होते थे कि हमको कुछ दे दीजिए, हमको कुछ दे दीजिए, अलग अलग ब्रोकर बुनकरों से लेकर जाते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा नहीं, अब हमारा ही आदमी जाके आपसे पूरे सभी का लेके आएगा, और हमारा ही आदमी आपकी गुणवत्ता जांच करेगा, हमारा ही आदमी आपको काम देगा, और यही आदमी को कहा जाता था गुमास्ता, ब्रिटिश सरकार का वेतनभोगी कर्मचारी। बी क्लियर? चलिए बेटा, अब प्यारे बच्चों, अब हम नए गुमास्ता के बाद नए एक व्यक्ति को जाने, जिसका नाम था जाबर। अब ये जाबर कौन थे? पूछा जाएगा, हु वाज जाबर एंड व्हाई देयर रोल वाज हु वाज जाबर एंड व्हाई देयर रोल वाज सो इंपॉर्टेंट इन द फैक्ट्री सिस्टम। यानी जाबर कौन थे और क्यों ब्रिटिश सरकार यानी फैक्ट्रियों में इनका एक महत्वपूर्ण स्थान था, इनका एक महत्वपूर्ण कार्य था, इनका एक महत्वपूर्ण रोल था। कैसे? ये आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका आंसर है बेटा कि जाबर उद्योगपतियों का पुराना एवं विश्वस्त कर्मचारी था। नई कारखाना प्रणाली में इनका निम्न कार्य था।
आपको लग रहा होगा कि सर अभी बताए गुमास्ता, उसका भी तो काम वही था, ब्रिटिश सरकार द्वारा वेतनभोगी कर्मचारी था। अंतर समझिएगा बेटा, जाबर को हमने कहा कि ब्रिटिश सरकार का एक विश्वस्त कर्मचारी था, लेकिन ये एजेंट था, ये वेतनभोगी कर्मचारी नहीं था। इसको मंथली ब्रिटिश इंडिया कंपनी पैसे नहीं देती थी। इनको होता था कि आपको फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, ये जरूरी नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के ही थे, ये किसी भी उद्योगपति, यानी जो उद्योगपति, पारसी उद्योगपति जो हमारे यहां भी जो उद्योग लगाते थे, उनके लिए भी ये काम करते थे। ये उद्योगपतियों के, अभी तक हमने जो बुनकर की बात की, गुमास्ता की बात की, वो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की, वेतनभोगी कर्मचारी थे। लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नहीं, ये उद्योगपति के, उद्योगपतियों के विश्वस्त कर्मचारी थे, एक एजेंट थे, जिनका काम था उद्योगों के लिए मजदूरों को लाना। चलिए आसान शब्दों में समझते हैं इसको। जैसे अभी आप जानते हैं कि भारत में कहीं भी अगर ईंट की भट्टी होगी, ईंट की चिमनी होगी, जहां ईंटें बनती होगी, तो वहां पर आप कहीं भी फाइंड आउट कर लीजिए बेटा, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे गुजरात हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ मैं नहीं कहूंगा, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो यूपी हो, मजदूर बेसिकली वहां दो ही जगह से मिलते हैं हमारे, एक छत्तीसगढ़ के और एक झारखंड के। क्योंकि हमारे यहाँ के लोग काफी मेहनती होते हैं, और ईंट का जो चिमनी होती है उसमें काफी मेहनत का लोगों की जरूरत पड़ती है। तो यहां से वो कैसे चले जाते हैं बिहार के उस कोने में, यूपी के उस कोने में, गुजरात के उस कोने में काम करने। यहां झारखंड में उन ईंट भट्टों मालिक, ईंट के जो चिमनी के मालिक हैं, वो यहाँ के एजेंट को, यहाँ के जो एजेंट होते हैं उनको फोन करते हैं कि हमको 20 मजदूर चाहिए, 50 चाहिए, 100 चाहिए। उन मजदूरों को गांव गांव से यहाँ के एजेंट इकट्ठा करते हैं, लालच दिया जाता है कि आपको अच्छा काम मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा, वहां से यहाँ से बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, और लालच देके उनको बसों में, उनको ट्रेन में बैठा के, उनको आने जाने की व्यवस्था करके उनको वहां दे दिया जाता है। जब वो वहां जाते हैं तो वहां के हो जाते हैं, और वहां की स्थितियों के सामने उनका सामना पड़ता है। कभी कभी उनको धोखा भी होता है कि अरे वहां तो हमारे जो एजेंट थे उसने बोला था कि आपको इतने पैसे मिलेंगे, लेकिन यहाँ तो कह रहे हैं कि इतना ही पैसा मिलेगा। अब जाए तो जाए कैसे, जाने के लिए भी पैसे नहीं है कि हम अपने वतन को, अपने घर को, अपने राज्य को, अपने प्रदेश को, अपने गांव को, अपने कस्बों में लौट जाए, ये पैसे भी नहीं है, तो मजबूरी में उनको काम करना पड़ता है। उसी तरह उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी जब हम गुलाम थे, उस समय के उद्योगपतियों की, उस समय के हम औद्योगिक क्रांति की बात कर रहे हैं, उस समय उद्योगपतियों का विश्वस्त एजेंट, विश्वस्त कर्मचारी था, जिसका काम था मजदूरों को फैक्ट्रियों के लिए लाना। गुमास्ता नियंत्रण रखता था, उसका मजदूरों को लाना काम नहीं था। ये फैक्ट्री में मजदूर को लाते थे, मजदूर को गांवों से मजदूरों को लाना, मजदूरों को काम का भरोसा दिलाना, शहर में बसने के लिए उनको मदद करना, और बाद में जब जाबर मदद के बदले में उनसे तोहफे लेने लगे, उनसे लेने लगे कि आपको, बाद में एजेंट ऐसा करने लगे ये जाबर कि आपको हम काम देंगे तो आप हमको कुछ पैसा दीजिए। यानी मजदूरों को अगर काम चाहिए तो जाबर की हेल्प लेनी पड़ती थी, उद्योगपतियों को मजदूर चाहिए तो किसकी हेल्प लेनी पड़ती थी, जाबर की हेल्प लेनी पड़ती थी। यानी फैक्ट्री में इन जाबर का एक महत्वपूर्ण स्थान था। ये दोनों के बीच की कड़ी हो गए थे, मजदूर और फैक्ट्री मालिक, मजदूर मिल मालिक, मजदूर उद्योगपति, दोनों के बीच की एक कड़ी थे जिनका नाम था जाबर। आपसे जब पूछा जाएगा जाबर कौन थे, तो लिखना है आपको कि जाबर उद्योगपतियों का विश्वस्त कर्मचारी या एजेंट थे, जिनका काम था फैक्ट्रियों के लिए, उद्योगों के लिए मजदूरों को लाना। ये गांव से मजदूर को लाकर शहर में लाते थे, उनको शहर में बसने, शहर में काम का भरोसा, शहर में अधिक मजदूरी का भरोसा, ये सारे भरोसा वो देते थे, और धीरे धीरे मजदूरों पर नियंत्रण करते थे। हमने गुमास्ता बता दिया आपको, हमने आपको जाबर बता दिया। क्वेश्चन में राइज भी हो जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गुमास्ता एंड जाबर, कि जाबर और गुमास्ता में अंतर क्या है बेटा। गुमास्ता किस लिए है,
ये किसानों से संबंधित है, गुमास्ता बुनकरों से संबंधित है, कपास उगाने वाले किसान, कपास को बनाने वस्त्र बनाने वाले बुनकर, उनसे संबंधित। जाबर मजदूर और फैक्ट्री से संबंधित। गुमास्ता ब्रिटिश सरकार का वेतन, ईस्ट इंडिया कंपनी का वेतनभोगी कर्मचारी। जाबर एजेंट, जितना मजदूर लाएगा उतना उसको पैसे मिलेंगे। जाबर मजदूरों की नियुक्ति करना, मजदूरों को फैक्ट्रियों में काम दिलाना, शहर में बसाने का काम। बुनकर, गुमास्ता बुनकरों पर नियंत्रण रखना, बुनकरों से कपड़े इकट्ठा करना और उनकी गुणवत्ता जांच करना। ये दोनों में अंतर बेसिकली है, जिसको हमें समझना है और आता है। इस चीज से आप समझ गए होंगे। चलिए हम अपने अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। अभी तक हमने क्या ही देखा, भारत में औद्योगिकरण का प्रभाव। औद्योगिकरण कैसे शुरू हुआ, तो सूती वस्त्र से हुआ। किसने शुरू किया, ब्रिटेन ने शुरू किया। कब नए उद्योग में रूप में आधुनिक मिल कब लगी सूती वस्त्र की, 1854 में। कहां लगी, बॉम्बे में लगी। इन चीजों को हमने पढ़ लिया है। अब आगे की चर्चा हम करते हैं कि सर आप पूछेंगे कि सर भारत में जब हम ब्रिटिश आए थे तो उस समय तो सूरत में ही से प्रवेश किए थे वो। आपने सर पहले बताया था कि ब्रिटिश सरकार, आप भारत में जब हमने पढ़ा था भारत को चैप्टर को, कि ब्रिटिश ने कैसे हमें गुलाम बनाया, तो उस समय हमने देखा था कि 1607 ईस्वी की वो चर्चा हमने की थी। इस सूरत से ब्रिटिश व्यापारी आए, ईस्ट इंडिया कंपनी आए और यहीं से वो व्यापार करना, यहीं से उद्योग की सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन अब तो सर आप बॉम्बे की बात कर रहे हैं, तो क्वेश्चन बनेगा मेरे बच्चों, प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन बनेगा कि सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक, सूरत बंदरगाह 18वीं शताब्दी के अंत तक हाशिए पर क्यों चला गया। यानी पहले जो हम सूरत की चर्चा करते थे, सूरत से ब्रिटिश आए, लेकिन आज औद्योगिक क्रांति के बाद हम बॉम्बे की चर्चा करने लगे। ये कैसे हुआ, ये कैसे संभव हुआ। क्वेश्चन होगा, एक्सप्लेन व्हाई द पोर्ट ऑफ द सूरत डिक्लाइन बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। 18वीं सदी में सूरत बंदरगाह अपने हाशिए पर क्यों पहुंची। आइए इस चीज को समझते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, तो इसको समझना भी है, रिमेंबर करके रखना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला नेटवर्क जो सूरत में था वो टूट गया। यानी 1750 तक जो सूरत से पूरा भारत में व्यापार ब्रिटिश जो करते थे, जैसे जैसे उन्होंने भारत पर कैप्चर करना शुरू किया, यानी हम पलाशी वारा बक्सर की बात करें, पलासी और बक्सर के युद्ध में जैसे ही बंगाल को उन्होंने जीत लिया, तो भारत का जो व्यापारिक जगत था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया। अब व्यापार जो था, उद्योग जो था, वो शिफ्ट होकर सूरत, जो 1750 के दशक में, वो बॉम्बे, वो मद्रास, वो कलकत्ता, यहां पर शिफ्ट हो गया, यहां पर चला गया। कैसे, सूरत के बाद उनको दूसरा बंदरगाह बॉम्बे दिखा, कलकत्ता दिखा और कलकत्ता मद्रास दिखा, वह बड़े नगर थे। तो सूरत से जहां व्यापार उन्होंने शुरू किया था, ब्रिटिश कंपनी ने वो धीरे धीरे अलग अलग होते गया। इसका कारण पहला था जो हमने चर्चा की कि 1750 के दशक में भारतीय सौदागरों का नियंत्रण वाला नेटवर्क जो था, सारे सौदागर अब पहले सूरत में थे। अब जब व्यापार का अलग अलग जगह मिला तो अलग अलग जगहों पर चले गए। अगर बिजनेसमैन को, अगर जो व्यापार करने वाले हो, उनको अलग अलग बाजार मिल जाएगा बेटा, तो बटेंगे ना, अलग अलग जगहों पर जाएंगे और जहां उनका माल ज्यादा बिकेगा वहां वो धंधा करेंगे, वहां वो अपनी दुकान करेंगे, वहां अपना बिजनेस करेंगे। तो सूरत में जो 1750 दशक सारे व्यापारी जो सूरत में थे, अब वो धीरे धीरे अंग्रेजों के द्वारा बसाए गए नए नगर बंबई, मद्रास, कलकत्ता की ओर चले गए। तो ये टूटा उनका पहला। यहां से सूरत के जो व्यापारी थे वो अलग अलग भागों में बटे। दूसरा, ब्रिटिश कंपनी ने स्थानीय दरबारों से कई रियासतें हासिल की और व्यापार धीरे धीरे वो अलग अलग जगहों पर शिफ्ट होता चला गया।
तीसरा, ब्रिटिश कंपनी ने व्यापार को बंबई और कलकत्ता से तो जोड़ दिया, वैसे ही सूरत का बंदरगाह कमजोर पड़ने लगा। उसके बावजूद जो वहां पर बसे थे, जो सूरत से जो व्यापार करने लगे, अब सूरत से व्यापार धीरे धीरे एकाएक कम हो गया। सूरत के जो व्यापारी थे वो कर्ज में डूबने लगे, वो धीरे धीरे वो कर्जदार हो गए, क्योंकि व्यापार वहां चल नहीं रहा था। व्यापार तो शिफ्ट होकर बंबई, कलकत्ता और मद्रास चला गया था। अब स्थानीय जो बैंकर थे 18वीं सदी तक वो दिवालिया हो गए सूरत के। उनके पास पैसे ही नहीं थे तो किसी को पैसा दे सके। अंतिम पॉइंट्स में 17वीं सदी के आखिरी सालों में सूरत में होने वाले बंदरगाह, यानी जो व्यापार होता था, वो 17वीं शताब्दी में जो 1.6 करोड़ का जो व्यापार होता था, 1740 के दशक आते आते वो मात्र 30 लाख का हो गया बेटा। यानी कहां 1.6 करोड़ जब अंग्रेज आए थे तो सूरत में व्यापार होता था, अब वो मात्र 30 लाख का हो गया। उससे ज्यादा बंबई का व्यापार होने लगा, मद्रास का होने लगा, कलकत्ता का व्यापार होने लगा। और यही कारण है कि 18वीं सदी के आते आते सूरत का बंदरगाह हाशिए पर। क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे तो इसका आंसर आपको आसान शब्दों में अगर कहें तो इस रूप में लिखना है। पहला, सूरत का बंदरगाह 18वीं सदी के प्रारंभ होने से पहले ही वहां का नेटवर्क टूट गया। दूसरा, सूरत के व्यापारी मद्रास, कलकत्ता, बंबई, 3 रूपों में, 3 भागों में बट गए। सूरत के स्थानीय जो बैंकर थे वो दिवालिया होने लगे। चौथा, सूरत का बंदरगाह जो था वो धीरे धीरे वो कर्ज में डूबता चला गया। वहां के बिजनेस, वहां के व्यापारी और बंदरगाह धीरे धीरे वो स्टॉप होने लगा, वो खत्म होने लगा। लास्ट जो आपको कह रहे हैं कि 17वीं सदी में जहां से शुरू हुआ था 1.6 करोड़ का व्यापार था, 1740 आते आते 30 लाख का हो गया, जिसका परिणाम हुआ कि सूरत में जो व्यापारी थे यहां से बहुत तेजी से वो भागकर बंबई, कलकत्ता और मद्रास की तरफ उन्मुख हुए, जिसके कारण यहां का व्यापार जो था 18वीं सदी के प्रारंभ में, 18वीं सदी के अंत तक आते आते, या 17वीं शताब्दी के अंत कह लीजिए, 18वीं शताब्दी के प्रारंभ कह लीजिए, मूलतः 18वीं शताब्दी के अंत ही हुआ, क्योंकि 18वीं शताब्दी तक हम कहे तो सूरत अपने स्टेबल्स पर था, सूरत में व्यापार हो रहा था। लेकिन जैसे ही 18वीं शताब्दी का लास्ट कड़ी में हम बात करेंगे तो ये व्यापार तुरंत रूप से एकदम हाशिए पर चला गया, मतलब इसका धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगा, पतन होने लगा। आशा है इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे और ये क्यों हुआ इसको भी आप जान गए। अब हम अपने इस चैप्टर के अगर इस लास्ट पड़ाव पर जाएं तो इस चैप्टर के लास्ट पड़ाव है कि भारत प्रथम विश्व युद्ध में भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। क्वेश्चंस बराबर पूछे जाते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ बच्चों, रिमेंबर इट, आप सभी को मालूम होगा। जी हाँ, 1914 से 1918 ये प्रथम विश्व युद्ध का काल था। और हम प्रथम विश्व युद्ध में किसके तरफ से लड़े थे, हम तो गुलाम थे ना, तो हम ब्रिटेन की तरफ से लड़े थे, ये हमको रिमेंबर रखना। अब प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का जो औद्योगिक उत्पादन था वो बढ़ा। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपसे, कैसे बढ़ा, क्या प्रभाव पड़ा, किस रूप में बढ़ा। तो बच्चों, ब्रिटिश कारखानों सेना की जरूरत को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे। यानी ब्रिटेन के जो कारखाने थे, युद्ध शुरू हो चुका था तो सेनाओं के लिए, यानी गोली बारूद, उनके लिए वस्त्र, उनके लिए जूता, उनके लिए मोजा, ये बनाने में व्यस्त हो गए। जब ये बनाने में व्यस्त हो गए तो भारत में मैनचेस्टर का माल आयात कम हो गया। यानी मैनचेस्टर में अब कपड़े बनने की जगह फैक्ट्रियों में दूसरे सामान बनने लगे, तो वहां से जब माल आना बंद हो गए तो भारतीय जो बुनकर थे इनका माल बिकने लगा। यानी यहाँ के जो व्यापारी थे अब इनका माल बढ़ गया, वहां से कपड़े आने बंद हो गए, वहां से माल आना बंद हो गया, तो भारत के जो अपने माल जो पहले के थे वो बिकने लगे और यहाँ के बुनकर अब तेजी से माल बनाने लगे, उनको बाजार मिल गया, क्योंकि ब्रिटेन युद्ध में व्यस्त। बिल्कुल क्लियर। दूसरा, भारतीय कारखानों में फौजियों के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े,
टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े और खच्चर की जीन और बहुत सारे अन्य सामान बनने लगे। यानी वो जो वहां ब्रिटेन में जो पूरा नहीं कर पाते थे, अब भारत की फैक्ट्रियों में भी बनाने लगे। और भारत की फैक्ट्रियों में बनाने में भारत के जो लेबर थे वो माहिर थे, उनको काम मिलने लगा। तो औद्योगिक उत्पादन अब यहां भी बढ़ा, क्योंकि ब्रिटेन के उत्पादन से युद्ध नहीं लड़ पा रहे थे। उनको युद्ध सामग्री के लिए और सामग्री की जरूरत थी और उत्पादन करना था। तो वो उत्पादन अब इंडिया में भी, भारत में भी वो करने लगे। तो भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया। तीसरे रूप में अगर हम बात करें तो प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार को फंसा देकर राष्ट्रवादी नेताओं ने स्वदेशी का नारा दिया और भारत में स्वदेशी चीजें भी बनने लगी, जिससे भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिला। एक पॉइंट हमारा ये भी बनेगा। अंतिम रूप में कहे तो भारत में कई नए कारखाने लगाए गए और पुराने कारखाने कई पालियों में चलाए गए, जिससे उत्पादन बढ़ गया। नए कारखाने तो लगाए ही गए, पुराने कारखाने भी कई शिफ्ट में, यानी ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, कुछ लोगों को सुबह में बुलाया गया, फिर दोपहर तक, कुछ लोगों को दोपहर से रात तक, कुछ लोगों को रात से सुबह तक काम, यानी फैक्ट्रियों में 24 घंटे काम होने लगा। और क्यों काम होने लगा? क्योंकि युद्ध के समय उत्पादन अधिक जरूरत थी। युद्ध के समय गोली, बंदूक, बारूद, सेनाओं के लिए कपड़े, उनके लिए अस्त्र शस्त्र, उनके लिए राशन सामग्री, सभी चीजें बनाने थी। और सभी चीज को बनाने के लिए अधिक से कम समय में उनको बनाना था, उसके लिए अधिक से अधिक मजदूर लगाना था, अधिक से अधिक फैक्ट्री बैठानी थी। तो इस रूप में प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया, जो इसका एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में इन सारे चीजों की चर्चा की जा सकती है। बच्चों, आज हमने बहुत सारी चीजों को देखा और यही से आपके चैप्टर्स जो हैं औद्योगिकरण के युग को समाप्त किया जा रहा है, यहीं से ये चैप्टर फिनिश होता है। अब बच्चों, हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा? हमने इस चैप्टर में अगर प्रथम भाग और द्वितीय भाग दोनों को मिला दे तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा औद्योगिक क्रांति क्या है, औद्योगिकरण युग क्या है, औद्योगिक क्रांति के कारण क्या थे, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुई क्यों हुई, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस उद्योग से शुरू हुई, औद्योगिकरण के पूर्व क्या किस नाम से उसे जाना जाता था, उस समय के उपकरण बनाने वाले चीजों को, उस समय के युग को क्या कहा जाता था। औद्योगिकरण के पश्चात कई कई उद्योगों की स्थापना हुई, उनके आविष्कार और आविष्कारक को हम लोगों ने देखा। स्पिनिंग जेनी उसमें एक महत्वपूर्ण रूप में हमारे सामने आया। उसके बावजूद हमने ब्रिटिश महिला कामगारों को शुरुआती दौर में क्या देखा कि हमले क्यों उन्होंने किए उस पर, उसका हमने रीजन जाना। उस समय प्रारंभिक दौर में ब्रिटिश के जो उद्योगपति थे वो हाथ से बनाए हुए कारीगरों को ज्यादा पसंद कर रहे थे, उसका हमने कारण को देखा। उसके बाद हमने भारत में किस प्रकार औद्योगिक उत्पादन बढ़ा, भारत में किस प्रकार औद्योगिक क्रांति आई, भारत में किस सूती वस्त्र उद्योग से किस प्रकार औद्योगिक क्रांति में परिवर्तन हुआ, एक क्रांति आई, कैसे लोगों को काम मिलने लगा, उसका क्या प्रभाव पड़ा, हमने ये देखा। किस रूप में गुमास्ता और जाबर के कार्यों की हमने एक उल्लेखित व्याख्या की, हमने दोनों में क्या अंतर, दोनों के क्या कार्य, एक विस्तृत रूप को हम लोगों ने देखा। और एक महत्वपूर्ण, एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, एक लॉन्ग आंसर टाइप में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार 18वीं सदी के अंत आते आते सूरत का जो व्यापार था वो हाशिए पर चला गया। सूरत का जो बंदरगाह था वो धीरे धीरे डिक्लाइन रूप में पतन की ओर जाने लगा और उसका जगह बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास ने ले लिया। इन चीजों की चर्चा करने के साथ अंतिम रूप में हमने देखा कि प्रथम विश्व युद्ध का भारतीय औद्योगिक उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा। एग्जाम की दृष्टि से ये सारे जो चीजें हैं बिल्कुल महत्वपूर्ण हैं। इन चीजों को हमें बारीकी रूप से अध्ययन करते हुए हम इन चीजों की एक रूपरेखा बनाएंगे और इन चीजों को सिलसिलेवार से अध्ययन करने का हम प्रयास करेंगे छात्रों, जिससे हमारे एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स हम ला सकें। इसी के साथ सभी को नमस्कार और फिर एक नए वीडियो, एक नए रूप में हम अपने आने वाले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ इतिहास में आपको निश्चित रूप से मैं मिलूंगा और शायद वो चैप्टर्स आपके लिए और भी लाभकारी हो, ये मेरा प्रयास होगा। धन्यवाद।